क्वेश्चन है जीपी का, वो ये है, द फोर्थ सेवन्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 10, 80 एंड 2, 25, 60 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। देखो इस जीपी के अंदर क्या बोल रहे हैं, फोर्थ टर्म, मतलब क्लियर है सर कि फोर्थ टर्म हमारा क्या होता है, A4। फोर्थ टर्म कितना गिवन है जीपी का, 10 दिया है। फिर उसके बाद सेवन्थ टर्म ऑफ जीपी इज A7 इक्वल्स टू 80, करेक्ट, एंड लास्ट टर्म विच इज L इक्वल्स टू 2560, और हम बोल सकते हैं AN आपका लास्ट टर्म कितना है, 2560। तो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है इसके अंदर और फर्स्ट टर्म क्या है, हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर, आप ये बताओ, फोर्थ टर्म अगर 10 है तो फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, AR पावर 3 इक्वल्स टू 10। सेवन्थ टर्म अगर 80 है तो AR पावर 6 इक्वल्स टू 10। हमने ये चीज़ कॉन्सेप्ट में समझ रखी है कि AR पावर 6 होगा आपका सेवन्थ टर्म जीपी का। तो अभी यहाँ से अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दूँ और ये कंडीशन सेकंड है, तो इस दो कंडीशन के बेसिस पे हम A और R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। तो क्या होने वाला है, AR पावर 6 डिवाइडेड बाई AR पावर 3 इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 10। ये A से A कैंसिल हो जाएगा और R पावर 3 से कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 3। तो R पावर 3 इक्वल्स टू, और 0 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 8। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाने वाला है सर, 2। R की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और R की वैल्यू अगर 2 है तो हम किसी भी इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या लिख सकते हैं, AR क्यूब इक्वल्स टू 10 एंड R पावर 2 है तो सर ये पावर 3 हो जाएगी, 2 पावर 3 इक्वल्स टू 10, देन A इक्वल्स टू 10 बाई 8। 2 पावर 3 कितना होता है, 8, तो 8 डिवाइड में हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, A इक्वल्स टू 5 बाई 4। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 5 बाई 4, और R कितना है, 2। अब हम इस तरह से हमने ये देखा कि अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म इज 5 बाई 4 एंड कॉमन रेशियो इज 2। अब हम जनरल टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। जनरल टर्म AN है, AN इक्वल्स टू क्या होता है सर, ARN माइनस 1। A की वैल्यू कितनी है, 5 बाई 4, R की वैल्यू कितनी है, 2 पावर n माइनस 1, और ये nth टर्म आपको गिवन था कितना, 2560। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करें तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपका लास्ट टर्म है वो कितने नंबर पे है, तो हमें पता चल जाएगा कि जीपी में टोटल कितने टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 एंड 5 1 जा एंड 5 2 जा, 5 1 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 पावर n माइनस 1। ये 4 आपका मल्टीप्लाई में आ गया। सर ये 512 2 पावर 9 है, 2 पावर 9 है, और ये 4 कितना है, 2 पावर 2। मतलब अगर 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा, और 2 पावर 2 4 है, और 2 पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाने वाला है, 2 पावर 9 और 2 11, और ये 2 पावर n माइनस 1। अगर बेस आपके सेम हो तो पावर कंपैरिजन से n माइनस 1 इक्वल्स टू 11 हो सकता है और n इक्वल्स टू 12 हो सकता है। मतलब ये आपका n की वैल्यू 12 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस जीपी के अंदर, वो सर 12 हैं, क्योंकि an आपका लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12। तो क्लियर है आपका कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जीपी के अंदर, 12 है। अपना क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। आपका जीपी का तीसरा टर्म 4 है, तो हम ये बोल सकते हैं सर A3 इक्वल्स टू 4। A3 इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है, AR पावर 2 इक्वल्स टू 4। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब जीपी के जो पहले 5 टर्म है उनका प्रोडक्ट निकालना है। सर पहला टर्म क्या होता है A, अगला टर्म क्या होता है AR, अगला टर्म क्या होता है AR स्क्वायर, अगला टर्म क्या होता है AR क्यूब। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और पांचवा टर्म क्या होगा, AR पावर 5। करेक्ट, इस तरह से होगा ना। फर्स्ट टर्म आपका A, सेकंड टर्म आपका AR हो जाएगा, और थर्ड टर्म आपका AR स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्थ टर्म आपका AR क्यूब हो जाएगा, और फिफ्थ टर्म आपका AR पावर 4 हो जाएगा, AR पावर 4। इस तरह से आपके पांचों टर्म हो जाएंगे। इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट करने का मतलब ये है कि देखो अगर मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर A कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो A पावर 5 आ जाएगा। करेक्ट, R पर पावर कितनी आएगी, 1 और 2, 3 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया, और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। हमें फाइंड करनी है A पावर 5 एंड R पावर 10 की वैल्यू। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं दोनों साइड पावर 5 कर दूं, LHS और RHS में दोनों ही साइड, तो AR स्क्वायर पावर 5 इक्वल्स टू 4 पावर
5। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर क्लियर है सर कि ए पावर 5 हो जाएगा और 5 2 10, आर पावर 10 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पावर 5। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2। तो 5 2 10, 2 पावर 10 हो जाएगा। ए पावर 5 आर पावर 10 इज 2 पावर 10। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ पीथ एंड क्यूथ एंड आर्थ terms of a GP is R, A, B, C respectively, prove that A power R minus Q minus R and B power R minus P and C power P minus Q equals to 1। तो हमें पीथ टर्म मालूम है, क्यूथ टर्म मालूम है, आर टर्म मालूम है, वो ए बी सी हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पीथ टर्म का मतलब क्या होता है सर? ए पी। और अगर सपोज इस ए पी का फर्स्ट टर्म आपका कैपिटल ए हो और कॉमन रेशियो आपका कैपिटल आर हो, तो ए आर पावर पी मतलब nth टर्म p माइनस 1 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं आपसे ए 5 बोलता हूँ तो आप क्या बोलते हैं? अगर फर्स्ट टर्म सर ए हो और कॉमन रेशियो आर हो तो 5 ए आर 4 लिखोगे। क्यों? 5 से n माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, ए आर 1। वैसे अगर पी टर्म की बात की जा रही है तो p माइनस 1। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ ए क्यू टर्म बता दे तो कैपिटल ए आर क्यू माइनस 1। एंड अगर आपसे बोले आर्थ टर्म बता दे तो ए कैपिटल आर आर माइनस 1। अब आपको समझना होगा कि मैंने ये कैपिटल ए और आर क्यों लिखा है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे आर्थ टर्म है तो फिर आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे कैपिटल आर और आर में कन्फ्यूजन होने लगती। तो इसलिए आर्थ टर्म के लिए हमने क्या लिखा? आर्थ टर्म था और ए भी था तो हमने क्या कर लिया, इसे फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर। यहाँ से हमें मालूम है कि ये जो आपका पीथ टर्म है वो क्या गिवन है आपको? ए गिवन है। और आपको क्यूथ टर्म क्या गिवन है? बी गिवन है। और आर्थ टर्म आपको क्या गिवन है? सी गिवन है। तो मतलब ये चीज़ आपकी ए है और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका बी है और ये पूरा आपका सी है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ए पावर क्यू माइनस आर एंड बी पावर आर माइनस पी एंड सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। इस चीज़ को 1 ले आना है। ठीक है, हमने एलएचएस लिख लिया, 1 लाते। ए की वैल्यू एक्चुअली में क्या है सर? ए इज ए इक्वल्स टू ए आर पावर पी माइनस 1। तो हम ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए आर पावर p माइनस 1। और ये तो हमने ए की प्लेस पे लिखा है तो ए पर पावर कितना था? q माइनस आर। तो इस पर q माइनस आर तो पावर रहने वाला ही है। ठीक है, अभी मैं b की प्लेस पे क्या लिखूंगा? ए आर q माइनस 1। तो ए आर पावर q माइनस 1 होल पावर क्या रहने वाली है? क्योंकि b पर पावर होल कितनी है? r माइनस पी। तो r माइनस पी तो ऑलरेडी रहने वाला ही है। और फिर c की प्लेस पे क्या है? कैपिटल आर ए आर आर माइनस 1 एंड होल पावर सी पर पावर कितना है? पी माइनस क्यू। तो ये पी माइनस क्यू तो हो ही जाने वाला है। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सर ए पर तो कुछ भी पावर नहीं है, ए पर सिर्फ पावर कितना है? क्यू माइनस आर। तो हम इसे ऐसे अलग करके लिख सकते हैं ए पावर क्यू माइनस आर। और रही आर की बात तो आर पर पावर है पी माइनस 1 इंटू आर माइनस क्यू। सर अगर आपने ये बेसिक रूल पढ़ रखा है पावर एक्सपोनेंट्स का, आर पावर अगर एम पावर एन हो तो एम इंटू एन हो जाता है। तो ये p माइनस 1 है और ये q माइनस आर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। एंड यहाँ पर भी a पावर क्या हो जाने वाला है? a पावर एक्चुअली में कुछ तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पे r माइनस पी। तो r माइनस पी ऑलरेडी पूरा a पर पावर आ जाने वाली है। और r पर पावर क्या होने वाला है? q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। करेक्ट। और यहाँ पर भी a पर पावर क्या होने वाला है? p माइनस क्यू एंड r पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। करेक्ट ना। अभी जितने भी a पर पावर है, ये भी a रहा बेस, यहाँ भी a पर बेस है, यहाँ भी a बेस है और सब मल्टीप्लाई में पावर हो जाएंगी ऐड। तो a पावर क्या हो जाएगा? q माइनस आर और यहाँ पर क्या है? प्लस r माइनस पी एंड प्लस ये क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू। करेक्ट। एंड r पर पावर की रही बात तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे और फिर सारी की सारी पावर ऐड हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p का q मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू। करेक्ट। एंड p मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी आर और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू एंड प्लस आर। ये माइनस 1 क्यू हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा। करेक्ट। फिर हम प्लस करेंगे और ये वाले पावर को भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी आर बेस आपका सेम है। तो यहाँ से क्यू मल्टीप्लाई होगा आर में तो क्यू आर एंड क्यू मल्टीप्लाई होगा पी में माइनस पी क्यू एंड माइनस आर प्लस पी। ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो आर प्लस पी। ओके, यहाँ भी आर की जो पावर है वही मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगी आर इंटू पी। तो आप इधर क्या करेंगे? प्लस आर इंटू पी
एंड माइनस आर इंटू क्यू, ये आर आपका क्यू में मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा पी के साथ, तो माइनस पी एन प्लस क्यू। अब आप देखिए जितनी भी पावर है यहाँ से पहले ए पर जो भी पावर है क्यू कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ए पावर 0। और ऐसे ही आर पर जितने भी है पी क्यू पॉजिटिव और आपका ये पी क्यू होगा नेगेटिव, ये रहा, और ये पी आर नेगेटिव और पी आर पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव, क्यू आपका पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव, क्यू आर पॉजिटिव एंड क्यू आर नेगेटिव, और आपका ये पी पॉजिटिव पी नेगेटिव, पूरा कैंसिल होके आर पावर भी 0। सर ए पावर 0 होता है 1, आर पावर 0 होता है 1, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा 1। तो हमें मिल गया सर, हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ए पावर क्यू माइनस आर एंड बी पावर आर माइनस पी एंड सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18। इसमें हमारे पास 4 आपके नंबर है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हम पहले 4 के चारों नंबर लिख लेते हैं। पहला ए हो सकता है, अगला क्या हो सकता है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, ये आपके 4 टर्म्स हैं ए पी के, ठीक है। तो जिसमें कॉमन रेशियो आर है और फर्स्ट टर्म आपका ए है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 9। आपका थर्ड टर्म है जो मतलब ए आर स्क्वायर है वो आपका फर्स्ट टर्म से 9 एक्स्ट्रा है, तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। सेकंड टर्म जो ए आर है वो आपका फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब ये दोनों ही कंडीशन सॉल्व करके हम इजीली ए और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ए आर की वैल्यू मिल गई तो ये चारों टर्म हम बता सकते हैं, और यही 4 टर्म्स आपको क्वेश्चन में बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ए को इस साइड ला लेते हैं, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9, करेक्ट। ए अगर कॉमन करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ से ये स्टेटमेंट मिल गई मुझे, इसे फर्स्ट रहने देते हैं इक्वेशन। और अभी फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ए आर और इधर ला लेते हैं ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए आर कॉमन है, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। भाई ए आर हट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 डिवाइड करने पर ए आर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आर कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा पूरा, आर में से 3 पावर में से 2 पावर बच जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसे फिलहाल इक्वेशन ना लें, फर्स्ट और सेकंड अभी हम लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम ए और आर की वैल्यू कर सकते हैं फाइंड, कैसे, बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, बाय डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। ओके, इक्वेशन सेकंड को हम अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हम ए और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, और फिर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो ये क्या होगा, ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर माइनस 1 18 डिवाइडेड बाई 9, करेक्ट। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आर, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ साइन या माइनस कॉमन करता हूँ तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। और नीचे ऑलरेडी आर स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है और ये ए से कैंसिल हो गया है और ये तो कुछ भी नहीं है। और इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यहाँ से सिंपल कैंसिल, और आर इक्वल्स टू -2। आर की वैल्यू आपको जब -2 मिल चुकी है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, आर, और आर आपको कितना है -2, -2 अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ आर की वैल्यू 2 2 से कितना हो जाएगा 4, -1 इक्वल्स टू 9, देन ए इक्वल्स टू 9/3। सर ये कट के इधर डिवाइड कर देगा, और 3 3 9, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू -2 है। आप इजीली लिख सकते हैं टर्म, ये हो गया 3 और 2 है तो फिर 3 2 जा -6, एंड हियर यू कैन राइट 3 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12, ये वैल्यू हो गई 12। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3, और आर क्यूब करेंगे तो -8 -24, आपको टर्म मिल सकते हैं 3 -6 12 एंड -24। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर।
The number of bacteria in certain culture double every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of 2 hour, 4th hour and nth hour? क्वेश्चन इजी है। पहले आपके सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया 30% है, प्रेजेंट में बैक्टीरिया कितने हैं 30, और 1 घंटे खत्म होने पे 1 घंटे हो जाने पर बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, और फिर अगले 1 घंटे होने पर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसके डबल हो जाएंगे। तो मतलब अगर अभी बैक्टीरिया आपके 30 हैं तो जैसे 1 घंटा ओवर होगा सर, आफ्टर 1 आवर बैक्टीरिया विल बी 60। 1 घंटे में बैक्टीरिया 60 हो जाएंगे, अगले दूसरे घंटे में बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को, ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 30 से कितना हुआ 60, 60 से कितना हुआ 120, जिसका कॉमन रेशियो अगर मैं बोलूँ R तो वो है 2, और फर्स्ट टर्म है आपका 30, करेक्ट। फर्स्ट टर्म आपका 30 और कॉमन रेशियो R कितना है 60/30 = 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप बता दीजिए कि सेकेंड आवर में बैक्टीरिया कितने होंगे, तो सेकेंड आवर में बैक्टीरिया का मतलब है A3 टर्म। देखो 1 घंटे में कौन सा टर्म हो रहा है A2, और अगले दूसरे 1 घंटा और जब होगा तो ये क्या है A3। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर्स, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर, तो 2 आवर के एंड में बैक्टीरिया कितने होंगे सर A3 जो होगी वैल्यू, जो भी A3 पर वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में कितने हो रहे हैं 60 हो रहे हैं, तो सर 1 घंटे में A2 जो टर्म है उतने नंबर हो जा रहे हैं बैक्टीरिया, और अगले 1 और घंटे में A3 टर्म पर जो वैल्यू है वो उतने बैक्टीरिया हो जा रहे हैं। तो आपका A3 कितना होता है AR², और A की वैल्यू कितनी है 30 और R की वैल्यू कितनी है 2, स्क्वायर मीन्स 30 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, 120। कितने बैक्टीरिया हो गए 120। अगर आपसे यही पूछा जाए नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ 4 आवर, सर 4th आवर के एंड में क्या होगा, 4th आवर के जब आपका 2 घंटे में बैक्टीरिया A3 हो रहे हैं तो 4 घंटे में बैक्टीरिया A5 होंगे। कितने होंगे A5 मतलब 5th नंबर पर जो टर्म आने वाला है, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पर एक वैल्यू, ये वैल्यू सर 1 घंटा हो गया, यहाँ पर 2 घंटे हो गया, यहाँ पर ये 3 घंटा हो गया, फिर ये 4 घंटा हो गया, तो चौथे घंटे पे जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। तो 4th आवर में जो आपकी वैल्यू है वो क्या होने वाली है A5, करेक्ट। तो A5 की वैल्यू क्या होगी AR⁴। A की वैल्यू कितनी है A is 30 and R2⁴ मीन्स 30 × 16, 320 बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 320 बैक्टीरिया हो जाएंगे। अभी बोल रहे हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ nth आवर। तो सर सेम पैटर्न से काम करेंगे। nth आवर के लिए जब आप देखो nth आवर के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होंगे, जब आपका 4th के लिए A5 निकालना है तो nth के लिए क्या निकालना है AN+1 निकालना है, एक ज़्यादा। 4th के लिए 5th टर्म निकालना है तो आप n आवर के लिए क्या निकालना है NA+1 निकालना है, तो क्या होगा AR⁴n, करेक्ट। जैसे कि आप इधर से 4th आवर के लिए यहाँ पर पावर R पर 4 थी, तो nth आवर के लिए पावर क्या होगी n होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और R की वैल्यू कितना होगी 12। तो ये है जनरल। A manufacturer reckons that a value of machine which cost him 15,625 rupees will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. देखो प्रेजेंट में एक मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है 15,625 रुपये, ठीक। इसकी वैल्यू लगातार आपकी गिरती है 20%, मतलब 1 साल बाद इसकी वैल्यू 20% कम हो जाएगी। तो मैं 15,625 का 20% फाइंड कर लूँगा और 20% फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 × 2 2 5 = 10, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3125, और 3125 जब 15,625 से माइनस कर देंगे सर तो बचेगा 12,500। तो मतलब वैल्यू 1 साल में इसकी 20% जब कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 12,500। इसी तरह से सिमिलरली अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर से कम हो जाएगी, बचेगी 10,000, 20%। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। और आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5वें साल के अंत में आप मशीन की वैल्यू बता दो। अच्छा ये बताओ पहले साल, अगर ये देखो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है सर, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म इज 15,625 रुपीज़ एंड आर। अगर कॉमन रेशियो फाइंड करें तो A2 को डिवाइड कर देंगे A1 से, 12,500 को हम डिवाइड करेंगे 15,625 से, तो कैंसिल आउट करने के बाद आएगा 4/5। तो कॉमन रेशियो जो है वो 4/5 है और फर्स्ट टर्म क्या है 15,625 है।
हमें क्या करना है, देखो अगर मैं पूछूं कि सर एक साल बाद वैल्यू कितनी बन रही है, तो एक साल बाद वैल्यू A2 है। इस आपका जीपी का A2 टर्म जो है, सेकंड टर्म, वो बता रहा है एक साल बाद मशीन की वैल्यू। तो आप देखो 2 साल बाद मशीन की वैल्यू क्या बताएगा, A3 टर्म बताएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि सर अगर एक साल के बाद A2 जो टर्म है वो बता रहा है मशीन की वैल्यू, तो 2 साल बाद मशीन की वैल्यू A3 टर्म बता रहा है। तो इसी तरह से सर अगर 5 ईयर के बाद मैं पूछूं तो क्या बताएगा, A6 बताएगा। करेक्ट। देखो एक साल के बाद जो आपकी मशीन की वैल्यू है डिप्रिशिएट होकर वो A2 टर्म मिल रहा है, सेकंड टर्म मिल रहा है, और 2 साल बाद मशीन की वैल्यू थर्ड टर्म जो होगी वो हो रही है। तो सर 5 साल बाद मशीन की वैल्यू छठा टर्म होगी, और 6 टर्म कैसे निकालेंगे, A6 इक्वल्स टू आपका फर्स्ट टर्म AR⁵, और A की वैल्यू कितनी है 15,625, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई R कितना है 4/5 पावर 4। और इसे कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 15,625 और मल्टीप्लाइड बाई 4, सर ये पावर 5 है, सॉरी पावर 5, इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स, और ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइड वगैरह करके तो आएगा हमारा 5120, करेक्ट। मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, 5,120 रुपया। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो हमें जीपी फाइंड करनी है जिसके पहले दो टर्म का सम कितना है -4 है, और पांचवा टर्म आपका तीसरे टर्म का 4 गुना है। तो सबसे पहले जीपी में लिख देता हूँ जनरल, तो जनरल ए हो जाएगा, सेकंड टर्म आपका AR होता है, थर्ड टर्म आपका AR²। इस तरह से ये जीपी आगे फर्दर कंटिन्यू रहेगी। तो पहले दो टर्म का सम कितना गिवन है -4, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A प्लस AR इक्वल्स टू -4, करेक्ट। और फिफ्थ टर्म A5 इज 4 टाइम्स A3, तो A5 की वैल्यू क्या होती है सर AR⁴, और 4 इंटू A3 क्या होगा AR²। यहाँ से देखो A और A कैंसिल, और R⁴ इक्वल्स टू 4R², ये कैंसिल करेंगे तो R पूरा कैंसिल हो जाएगा, और R इक्वल्स टू क्या बचेगा 4, और यहाँ से R की वैल्यू इजीली +-2 कैन बी ऑब्टेन, है ना। अब इस इक्वेशन में अगर मैं R की वैल्यू रख दूँ तो आई होप कि मैं A की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर A कॉमन कर ले तो 1 + R इक्वल्स टू -4, और A अगर 1 R की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, R की दो वैल्यू पॉसिबल है। केस 1 में मैं R को +2 रख सकता हूँ, केस 2 में मैं R को -2 रख सकता हूँ। पहले मैं R को क्या रखता हूँ +2, तो 1 + 2 इक्वल्स टू -4 एंड A इक्वल्स टू -4/3। और इस केस में देखो अगर A की वैल्यू -4/3 है और R कितना है +2, तो GP हम लिख सकते हैं, GP क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका -4/3, करेक्ट। सेकंड टर्म क्या होगा AR मीन्स 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -8/3, और थर्ड टर्म आपका क्या होगा A मीन्स -4/3 एंड R² मीन्स 2 2 4, और 4 जा इसमें 4 लिख सकते हैं, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 हो जाएगा। इस तरह से फर्दर ये आपकी टर्म आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गई आपकी जीपी। एक केस और बन सकता है इसके लिए, क्योंकि सर मैंने R की वैल्यू को, क्योंकि मैं ये इक्वेशन फिर से लिख सकता हूँ A ब्रैकेट में 1 + R इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ली थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, और इस केस में R की वैल्यू को -2 रखते हैं। तो 1 - 2 इक्वल्स टू -4, देन -A इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, A की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस केस में A 4 है और R -2 है। यहाँ से एक और GP हम लिख सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म GP का कितना होगा 4, ओके। सेकेंड टर्म GP का क्या होगा A इंटू R मीन्स -8, 4 2 8 -8, एंड थर्ड टर्म GP का कितना होगा, A तो रहेगा ही, और सर स्क्वायर कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाने वाला है 4, तो ये 4 4 16। इस तरह से हम फर्दर इस GP को लिख सकते हैं। तो दो GP हमारी ऑब्टेन हुई, एक ये और एक ये।